हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इजी है। एंटी मलेरियल ड्रग्स। डायरेक्ट शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग्स वो ड्रग्स जो मलेरिया का पेशेंट होता है उसको ठीक करने के लिए, उसके इलाज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं ताकि उस मरीज या उस पेशेंट से मलेरिया के साइन सिम्टम ख़त्म हो जाएं, उन ड्रग्स के इस्तेमाल करने को हम कहते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। आसान सी गुफ्तगू थी वो भी। अब मलेरिया के ट्रीटमेंट में जो ड्रग इस्तेमाल होती है, उस ड्रग्स को पढ़ने से पहले हमें उसकी पैथोफिजियोलॉजी लाजमी चेक आउट करनी है कि मलेरिया असल में बॉडी के अंदर किस तरीके से साइकिल होता है, किस तरीके से वो जो है ना मलेरिया जो है ना उसके साइन सिम्टम कब आते हैं, या किस तरीके से जो है ना वो एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से पेशेंट को इन्फेक्शन होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मलेरिया जो है पैरासाइटिक इन्फेक्शन है या कोई भी पैरासाइट होगा, उसमें जो है बिलखसूस मॉस्कीटो क्या करता है कि वो किसी हेल्थी ह्यूमन बॉडी को जब बाइट करता है तो उससे जो है ना उसको क्या हो जाते हैं, मलेरिया हो जाता है। लेकिन मॉस्कीटो को पहले इन्फेक्टेड होना पड़ेगा। वो मॉस्कीटो जो पहले इन्फेक्ट था और उसने बाद में हेल्थी ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर दिया। समझ में आ गई? आइए देखते हैं कैसे। फीमेल, अब इसमें मॉस्कीटो में भी हमारे पास दो किस्म के जेंडर्स होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो मेल की तो यहाँ पर बात ही खत्म हो जाती है क्योंकि मेल बाइट नहीं करता, इसकी तो बात खत्म हो गई। मेल बाइट नहीं करता। फीमेल मॉस्कीटो जो है वो क्या करती है, बाइट करती है। अब फीमेल में भी कौन सी मॉस्कीटो, बहुत सारी फीमेल घूम रही होती हैं हवा में, इन्वायरमेंट में, लेकिन उसमें भी वो मॉस्कीटो, वो मच्छर आपको काटेगी जो प्रेग्नेंट हो, जो क्या हो, प्रेग्नेंट हो। अब प्रेग्नेंट क्यों भाई? प्रेग्नेंट इसलिए कि उसको रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है, एनाफेज, रिप्रोडक्टिव साइकिल, एनाफेज एक फेज है रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर। आप इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन साइकिल के अंदर जो है ना वो एनाफेज की फेज आती है। तो इसमें क्या होता है कि लार्वा जो है ना सॉरी जाइगोट के अंदर कन्वर्ट होता है। अब इस कन्वर्जन के लिए क्या चाहिए? इसके लिए न्यूट्रंस चाहिए। इस ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रंस चाहिए। क्या चाहिए? न्यूट्रंस चाहिए। तो वो न्यूट्रंस इसको कहाँ से मिलेंगे? ये न्यूट्रंस इसको कहाँ से मिलेंगे? ह्यूमन के ब्लड से मिलेंगे। किससे? ह्यूमन बॉडी के ब्लड से मिलेंगे। समझ में आ गई? यानी कि लार्वा से जाइगोट बनने के लिए अब लार्वा से जाइगोट बनेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी। अब ग्रोथ बढ़ेगी तो उसके लिए हमारे को एनर्जी की ज़रूरत है, न्यूट्रंस की ज़रूरत है। वो न्यूट्रन हासिल करने के लिए ब्लड की ज़रूरत है, और वो ब्लड हमें फीमेल मॉस्किटो को किससे मिलती है? ह्यूमन बॉडी से मिलती है। समझ में आ गई? तो इसीलिए कहते हैं कि फीमेल एनाफेज मॉस्किटो, यानी कि एनाफेज का लफ्ज़ यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर एक फेज है एनाफेज। उस फेज को यहाँ पर जो है ना वो उन्होंने इतने बड़े से जो है ना एक कूजे के अंदर जो बंद करते हैं ना वो वाले, उन्होंने फिर यहाँ पर देखे वो फीमेल मॉस्किटो जो एनाफेज फेज के अंदर हो और वो बाइट करे अपनी न्यूट्रन हासिल करने के लिए किसी भी ह्यूमन बॉडी को, तो उसको इन्फेक्शन हो जाए। लेकिन एक और बात, ये फीमेल मॉस्किटो को पहले इन्फेक्टेड होना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये फीमेल मॉस्किटो एनाफेज, इसने अपनी एनर्जी के लिए एक ह्यूमन को सेलेक्ट किया या उसने इस ह्यूमन बॉडी को बाइट किया, लेकिन ये पहले से बीमार था। किस चीज़ का? मलेरिया का पेशेंट था, पहले से ही ये पेशेंट था। तो ये क्या हो गया, अब ये पहले तो सिर्फ फीमेल एनाफेज मॉस्किटो थी, अब इसके अंदर ये इन्फेक्टेड, मलेरिया से इन्फेक्टेड हो गया। यानी इसने जैसे ही शक किया तो इसने इस मलेरिया पेशेंट से जो ब्लड शक किया, उस ब्लड के अंदर ये स्पोरोजाइड्स, ये चीज़ ये भी अंदर ले गया। ये वाली मॉस्किटो अंदर ले गई। जैसे अंदर ले गई तो ये जब सलेवरी ग्लैंड से इसका सलेवरा सिक्रिएट होता है और ये नेक्स्ट ह्यूमन बॉडी को, हेल्थी ह्यूमन बॉडी को बाइट करेगा ये वाली दोबारा से। तो ये तो नया था, इसको तो मलेरिया नहीं था, लेकिन इसको मलेरिया इसलिए हुआ कि इस मच्छर ने, फीमेल एनाफेज मॉस्किटो ने पहले मलेरिया पेशेंट को बाइट किया, अपने ब्लड के शक के दौरान स्पोरोजाइट्स को अंदर लेके गए, और वो स्पोरोजाइट जब इसने नेक्स्ट बाइट की
एक ह्यूमन को तो इसको ट्रांसफ़र कर दिए वाया सलेवा के थ्रू। समझ में आ गई, यानी कि इसके इन्फेक्शन इसको ट्रांसफ़र कर दी। आसान सी गुफ्तगू थी। रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। एंटी मलेरियल ड्रग वो ड्रग जो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं। पैरासाइटिक डिजीज़ है, मॉस्किटो से होती है। मेल इसके अंदर इसका कोई रोल नहीं है, वो इसको जो है ना बाइट नहीं करता क्योंकि उसको रिप्रोडक्शन इसका प्रेग्नेंट तो वो होता नहीं है। फीमेल प्रेग्नेंट होती है, वो भी वो एनाफेज फेज के अंदर, एनाफेज रिप्रोडक्टिव साइकिल के एनाफेज फेज के अंदर लार्वा को जाइगोट में कन्वर्ट करने के लिए न्यूट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो वो न्यूट्रॉन्स हासिल करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। इस वजह से वो ह्यूमन को काटता है। इसने इस ह्यूमन को काटा, ये इन्फेक्टेड था मलेरिया से, और उसके बाद दूसरे हेल्थी ह्यूमन को काटा तो ये ट्रांसफ़र कर दिया इसने मलेरिया को। समझ में आ गई। एक और बात याद आ गई मुझे कि ये जो है ना, रात में आप सोए हुए होते हैं लेकिन नज़र नहीं आता इनको, लेकिन ये स्मेल के थ्रू जो है ना वो सेंस कर लेते हैं कि यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी है, तो उसको जाके वो बाइट कर सकती है। तो ये एक इसकी जो है ना एबिलिटी, इसलिए कहते हैं कि भाई आप मच्छरदानियों का यूज़ कर लिया करें कि अगर आप सोए भी हैं, अगर आप उनको पता भी है कि यहाँ पर है लेकिन वो एंट्री नहीं कर सकें। तो ये एक बात आपको मैंने शायद मुझे याद आ गई तो मैंने कहा मैं बता दूँ। इतना आपको समझ में आ गया। फीमेल एनाफेज मॉस्किटो बाइट करेगा मलेरियल पेशेंट को जब उसके ब्लड के अंदर जैसे वो शक करेगा स्पोरोजाइड आएंगे, और नेक्स्ट जो है ना वो हेल्थी ह्यूमन को बाइट करेगा तो ये मलेरिया ट्रांसफर हो जाएगा। अब आगे चल के साइकिल के अंदर क्या होता है वो पढ़ते हैं। पहले मैं थोड़ा सा बोर्ड पे लिख लूँ। लाइफ साइकिल को समझ लेते हैं, किस तरीके से जो है ना वो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मलेरिया का जो पेशेंट है उसके अंदर जो स्पोरोजाइट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फीमेल एनाफेज मॉस्किटो जो प्रेग्नेंट थी, उसने एक इन्फेक्टेड पेशेंट को बाइट किया, उसके बाद एक हेल्थी पेशेंट को ह्यूमन को बाइट किया और उसके अंदर जो स्पोरोजाइट ट्रांसफर कर दिए। इस तरीके से ये फीमेल एनाफेज मॉस्किटो थी, इसने सबसे पहले ऐसे इन्फेक्टेड पेशेंट को बाइट किया जिसको मलेरिया था, और उसके बाद दोबारा गया और एक ऐसे पेशेंट को ह्यूमन को बाइट किया जो हेल्थी था, उसको बाइट किया। तो उसको बाइट करने से उस मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड थी उसके फीमेल एनाफेज मॉस्किटो, उसके सलेवा के अंदर क्या चीज़ थी, स्पोरोजाइट्स थे, वो इसने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिए उसके ब्लड के अंदर। अब उसके ब्लड के अंदर क्या चीज़ आ गई है, स्पोरोजाइट्स, यानी कि ये चीज़ अब एक हेल्थी ह्यूमन बॉडी के ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब वो ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र हो चुकी है तो लाजमी बात है लिवर में जाएगी, लिवर के अंदर एंट्री लेगी। लिवर के अंदर सेल है हेपाटोसाइट्स, फंक्शनल सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस, मैंने ये दिखाया आपको न्यूक्लियस। इस ब्लू कलर के उस साइड पे दूसरी प्रोसेस है, वो हम बाद में समझेंगे। पहले इस जो लेफ्ट साइड वाली प्रोसेस है इसको समझ देते हैं। लिवर के अंदर स्पोरोजाइट्स एंट्री कर गए। अब यहाँ पर उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से उनके अंदर क्या होगी, उनके तादाद के अंदर इजाफा होगा। जैसे ही इजाफा होगा तो इस प्रोसेस को, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्पोरोजाइट्स को हम बोलते हैं शीज़ोन, ये लिखा हुआ है, सही है। अब ये प्रोसेस हो रही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्पोरोजाइट्स हो रही है, तो एक वक्त आएगा कि लिवर का सेल इसको काबू में नहीं रख सकेगा, इसको, यानी कि इसकी इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि इतने बहुत सारे स्पोरोजाइट्स को वो कैप्चर करके रख सके, तो वो क्या होगा, रप्चर हो जाएगा। अब हेपाटोसाइट जैसे ही रप्चर हो जाएंगे तो ये स्पोरोजाइट्स उससे निकल जाएंगे बाहर की तरफ। जैसे ही बाहर की तरफ निकलेंगे तो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो ब्लड जो है उसके अंदर एक चीज़ शामिल हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं मीरोजॉइट्स। क्या चीज़, मीरोजॉइट। अब ये मीरोजॉइट्स किस फॉर्म के अंदर आई, स्पोरोजॉइट्स फॉर्म के अंदर आई, जब उसकी मल्टीप्लिकेशन हुई और एक वक्त आया कि उसने फिर जो है ना लिवर सेल को क्या किया, रप्चर कर दिया, बाहर आ गया, तो आपको मीरोजॉइट्स फॉर्म के अंदर आ जाएंगी, मिल जाएंगी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। एम से मैंने ये जाहिर किया, और यहाँ पर मैंने इसको इसलिए कुछ लिखा हुआ है, इसको इसलिए मैंने जो है ना वो कागज़ लगा के पैक किया ताकि आप लोग इस साइड पे कंसंट्रेशन करें, उसको पढ़ते हैं, फिर उसमें हटाता हूँ। आपके पास मीरोजॉइट्स आ गई इन ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, समझ में आ गई। लेकिन ये लेफ्ट साइड की मैं बात कर रहा हूँ। अब राइट साइड में भी यही प्रोसेस, वो कुछ लिवर सेल के अंदर ये सेम ही चल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये मैं 2 लिवर की बात कर रहा हूँ, उस एक ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। अब
ये इन सेल ने, इस हेपेटोसाइट्स ने तो इन मीरोजाइट्स को रिलीज कर दिया, लेकिन इस वाले हेपेटोसाइट जो दूसरी साइड पे कुछ हेपेटोसाइट्स थे, एक मिनट, अब मैं दूसरी साइड की बात कर लेता हूँ। अब लिवर सेल, वही उसी ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ लिवर सेल होंगे जिसके अंदर स्पोरोजाइट ने एंट्री ली, मल्टीप्लिकेशन हुई, ज़्यादा सेल डिवीज़न ना होने की वजह से यहाँ पर सेल डिवीज़न बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से सेल डिवीज़न हो रही थी। ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 32, 32 से 64 ज़्यादा हो रही थी, तो ये आउट हो गए, इस फॉर्म के अंदर आ गए। लेकिन यहाँ पर 2 से 4, 4 से 8 या 8 से 16, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हुई। इस सेल ने इसको कैप्चर करके रखा और रप्चर नहीं हुआ। तो ये एक फॉर्म के अंदर, इस लिवर सेल के अंदर हेपेटोसाइट्स के अंदर रहेंगे, उसको हम कहते हैं हेप्नोजॉइड्स कहते हैं। क्या चीज़? हेप्नोजॉइड्स कहते हैं। डॉर्मिंग स्टेज के अंदर चले जाएंगी, स्लीपिंग स्टेज के अंदर चले जाएंगी, वो स्टेज जिसके अंदर जो स्पोरोसाइट्स है वो सो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सो जाएंगे, चाहे साल के लिए सोए, 2 साल, 10 साल, 5 साल, 15 साल, लेकिन ये सो जाएंगे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये यहीं पर रहेंगे, ये रप्चर नहीं होंगे। जैसे ही रप्चर होंगे तो इस फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर उस लिवर सेल के अंदर रह गए और हेप्नोजॉइड्स फॉर्म के अंदर, यानी सोने वाले फॉर्म के अंदर, यानी डॉर्मिंग स्टेट के अंदर चले गए, और 2 साल बाद, 3 साल बाद जो है ना, ये इनके अंदर सेल डिवीजन दोबारा शुरू हुई और ज़्यादा सेल डिवीजन शुरू हुई और दोबारा से जो है ना वो मीरोजॉइड्स फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। यानी वो लिवर सेल जो है उससे जैसे ही बाहर आएंगे तो क्या होगा कि ये मीरोजॉइड्स फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। समझ में आ गई? इस स्टेज को, इस लेफ्ट साइड वाली स्टेज को एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज बोलते हैं, जिसमें मीरोजॉइड्स बन जाते हैं, स्पोरोजॉइड्स से निकल के बाहर आ जाते हैं। समझ में आ गई? और इसको जो है ना वो बोलते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, जिसमें जो है ना वो मीरोजॉइड्स तो सो गए हैं, अब 2 साल बाद, 3 साल बाद इनके अंदर सेल डिवीजन ज़्यादा होती है। कब होती है, कब ये उस स्टेज के अंदर आते हैं, जब ये जो है ना मेरोजॉइड्स फॉर्म के अंदर आएंगे। तो ये आपकी प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज है, ये आपकी एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज है। यानी कि एक प्री एरिथ्रोसाइटिक, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक, यानी कि आरबीसी से पहले वाली स्टेज है। ये दोनों आरबीसी के पास अभी तक ये मीरोजॉइड्स नहीं गए। मलेरिया का जो इन्फेक्शन है स्पोरोजाइट्स, उसने अभी तक आरबीसी को हिट नहीं किया, आरबीसी के पास ये नहीं गए। जैसे ही आरबीसी के पास जाएंगे और आरबीसी के साथ छेड़छाड़ शुरू करेंगे तो उसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। उसको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। आइए अभी हम देखते हैं कि क्या होता है इरिथ्रोसाइटिक स्टेज के अंदर। मान लो कि ये जो मीरोजाइट्स थे, ये एम से मैंने यहाँ इनको डिनोटेड किया है, नोटिफाई करवाया है, ये आए और इन्होंने ह्यूमन बॉडी में आरबीसी है, ये आरबीसी रेड ब्लड सेल को हिट किया, उसके अंदर इंटरफेरेंस किया, उसके अंदर चले गए। जैसे ही चले जाएंगे, ये ब्लैक कलर से मैंने न्यूक्लियस जो है ना वो बनाया हुआ है, तो ये जैसे ही आएंगे तो ये इस फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, ट्रोपोजॉइड फॉर्म के अंदर। इसको हम बोलते हैं ट्रोपोजॉइड। इस फॉर्म के अंदर चले जाएंगे और ये इसके अंदर जो है ना ये मीरोजॉइड जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी होगी मीरोजॉइड्स की। और इसकी एक खासियत ये है कि ये जो है ना वो, ये न्यूक्लियस में दोबारा बना रहा हूँ, ये मूवमेंट कर सकता है इस आरबीसी के सेल के अंदर, ये मूवमेंट करता रहेगा और मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होंगी। एक वक्त आएगा कि ये जो ट्रोपोजॉइड्स हैं ये इस मीरोजॉइड्स को अपने इस सेल के अंदर काबू नहीं रख सकते और वो रप्चर हो जाएगा। जैसे ही रप्चर हो जाएगा तो आरबीसी से रप्चर होके ब्लड के अंदर जो मीरोजॉइड्स आएंगे, ये वो साइड है जब ब्लड के अंदर जो है ना आपके आरबीसी रप्चर हो जाएगी और ब्लड के अंदर आपके जो है ना वो मीरोजाइड्स आ जाएंगे। जैसे ही आरबीसी रप्चर हो जाएगी तो आपको जो है ना साइन सिम्टम शुरू हो जाएंगे, यानी फीवर शुरू हो जाएगा, आपके आरबीसी टूटने लगेगी, ब्रेन तक मैसेज जाएगा कि बॉडी के अंदर कुछ चल रहा है। समझ में आ गई? तो समझ में आ गया। जैसे ही ये मीरोजॉइड्स आए और इन्होंने आरबीसी को हिट किया, आरबीसी के इसमें एंट्री ली, एंट्री में फिर वहाँ पर जो है ना ये ट्रोपोजॉइड बना, ट्रोपोजॉइड से फिर जो है ना इसके अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन हुई, ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये रप्चर हुए, रप्चर होने के बाद 12 मीरोजॉइड्स आपके
ब्लड स्ट्रीम के अंदर दोबारा। यहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आए थे, लेकिन ये आरबीसी को इसने हिट नहीं किया था। ये प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज आप बोल सकते हैं या एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज के अंदर था। लेकिन ये अब जब आए हैं तो ये एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, यानी कि इसने आरबीसी को हिट किया, आरबीसी के साथ छेड़छाड़ की, वहाँ से होता हुआ दोबारा फॉर्म के अंदर आ गया। लेकिन ये जो फॉर्म है ये है एरिथ्रोसाइटिक स्टेज के बाद वाली फॉर्म मीरोजॉइट्स की। सही है। यहाँ पर मैंने एक और चीज़ लिखी हुई है, ग्यूमेटोगोनी। अब ये ग्यूमेटोगोनी क्या चीज़ है? ये ग्यूमेटोगोनी जो है ना एक प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है कि ये ट्रोपोसाइट्स जो है ना क्या करते हैं कि ये एक चीज़ बना सकते हैं, मेल और फीमेल गेमिटोगोनी बना सकते हैं। अब ऐसा हुआ कि एक फीमेल मॉस्किटो आया और उसने इस इन्फेक्टेड पेशेंट था उसको बाइट किया। तो जैसे ही बाइट किया तो वो अपने साथ क्या लेकर गया, ब्लड में क्या लेकर गया, मेल और फीमेल गेमिटोगोनी लेके चला गया। समझ में आ गई? ये क्यों लेके चला गया? आरबीसी के हिट होने के बाद ये चीज़ ट्रोपोसाइट ने जो है ना एक और प्रोसेस शुरू की थी गेमिटोगोनी की, वहाँ से मेल और फीमेल गेमिटोगोनी वो साथ लेके चला गया। एक नए मच्छर ने जो इन्फेक्टेड नहीं था, लेकिन उसने जैसे ही इन्फेक्टेड पेशेंट को बाइट किया और उसने आरबीसी को हिट किया हुआ था और वो गेमिटोगोनी बनी हुई थी, और वहाँ पर उसने दो चीज़ें ब्लड के अंदर सक कर ली। क्या सक कर ली? मेल और फीमेल गेमिटोगोनी या गेमिटोसाइट्स उसने जो है सक कर लेके चला गया। तो क्या होगा, जैसे ही उस मच्छर ने सक किया तो उसको ज़रूरत है उसके गट के अंदर वो क्या होगा, जाइगोट जो है ना ओसाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ओसाइट्स स्पोरोजाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। स्पोरोजाइट उस ही मच्छर के सलेवा के अंदर आएगा और वो जब नेक्स्ट हेल्थी ह्यूमन को बाइट करेगा तो उसको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। क्यों चांसेस है? कि इस अनइन्फेक्टेड मच्छर ने, जो इसको मलेरिया नहीं था लेकिन उसने एक इन्फेक्टेड मच्छर को बाइट किया, जो अपने साथ क्या लेके चला गया, गेमिटोसाइट्स लेके चले गए, मेल और फीमेल। जैसे हमारे जो है ना वो ह्यूमन के अंदर ओवम और स्पर्म मिलकर जो है ना वहाँ पर एक नई चीज़ बना सकती है। तो इस तरीके से उस गट के अंदर जाइगोट बनेगा और जाइगोट ओसाइट के अंदर और ओसाइट स्पोरोजाइट्स के अंदर, स्पोरोजाइट सलेवा के अंदर जाएंगे और फिर वो एक नए मच्छर को बाइट करेंगे। अब आप ये कहेंगे कि ये प्रोसेस इस ह्यूमन के अंदर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मेल और फीमेल गेमिटोसाइट्स तो यहाँ पर ही मौजूद है, लेकिन मेल और क्या कहते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो सिस्टम नहीं है प्रेजेंट जो जाइगोट को बनाने के लिए जो है ना वो जाइगोट और फिर उसके बाद ओसाइट बने, ओसाइट से स्पोरोजाइट बने, वो ह्यूमन बॉडी के सिस्टम गट के अंदर नहीं है। इसलिए फीमेल बॉडी के और मॉस्किटो के अंदर जो है ना ये सिस्टम है, तो वो जैसे ही बाइट करेगा तो इस तरीके से जो है ना वो एक हेल्थी ह्यूमन बॉडी को भी जो है ना वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये आपको 4 फॉर्म आपके तो यहाँ पर आप पूरी हो जाती हैं। एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज 1, प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज 2, एरिथ्रोसाइटिक स्टेज 3 और गेमिटोगोनी 4। गेमिटोगोनी की जो प्रोसेस है, ये पी से प्रोसेस मैंने ये 4 प्रोसेस है जिसकी वजह से जो है ना क्या कहते हैं जो ये लाइफ साइकिल है मलेरिया का ये चलता है। आपको जहन नशीन करना है किस तरीके से जो है ना वो स्पोरोजाइट ने जो है ना ब्लड के अंदर एंट्री ली, फिर ब्लड से लिवर सेल के अंदर ली, मल्टीप्लिकेशन हुई, फिर यहाँ मीरोजॉइट्स बने एक साइड के ऊपर, दूसरे साइड पे जो है ना हिप्नोजॉइट बने, वो डॉर्मिंग स्टेट के अंदर चले गए, वो सो गए, वो 10 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद दोबारा उठे और वो जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन हुई यहाँ से, फिर जो है ना वो इस फॉर्म के अंदर आए, मीरोजॉइट्स फॉर्म के अंदर आए, मीरोजॉइट्स बन गए तो वो गए आरबीसी को उन्होंने हिट किया, आरबीसी के अंदर चले गए, ट्रोपोजाइट बना, ट्रोपोजाइट ने जो है ना वो मीरोजॉइट को काबू किया हुआ था एक वक्त तक, लेकिन नहीं हो सका। फिर वहाँ से जो है ना वो मीरोजॉइट बाहर निकल के आया, आरबीसी से भी बाहर निकल के आ रहा है। तो क्या हुआ कि ये मीरोजॉइट जो बन गए हैं तो ये क्या होगा, ये आपके दूसरे मीरोजॉइट्स बन गए। अब ये क्या करेंगे, ये जो है ना दूसरे जो है ना आरबीसी को हिट करने के लिए जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं अगर एक आरबीसी हिट हुई तो फिर दूसरी आरबीसी हिट होगी, फिर तीसरी आरबीसी हिट होगी। इस वजह से जो है ना एनीमिया आपको मिलता है, इस पेशेंट के अंदर एनीमिया मिलेगा क्योंकि वो जो है ना वो आरबीसी को बहुत तेज़ी से हिट कर रहा होता है। हेमोलाइटिक स्टेज बोलते हैं, हेमोलाइसिटिक एनीमिया भी उसको बोलते हैं। हेमोलाइसिस हो रही होती है, आरबीसी के टूटने को हेमोलाइसिस कहते हैं। तो हेमोलाइटिक एनीमिया आपको इसमें प्रेजेंट मिलेगा। तो ये तो था प्रोसेस जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया किस तरीके से हो सकता है। अब हम आगे चल के बात करते हैं कि इसमें और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो मैं पढ़ा सकता हूँ आपको।
अच्छा जी, एक कुछ इम्पोर्टेंट सी बातें हैं वो मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक पेशेंट आएगा जो उसको पता होगा कि मैं जिस एरिया में जा रहा हूँ, जिस कंट्री में जा रहा हूँ या जिस रीजन में जा रहा हूँ वहाँ पर जो है ना मलेरिया इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको बोलेगा काइंडली अगर हो सकता है ऐसी मेडिसिन हो कि मैं पहले से ही कोई ट्रीटमेंट ले लूँ, ताकि अगर वहाँ पर मुझे कोई इन्फेक्टेड मच्छर बाइट भी कर जाए तो मुझे जो है ना वो इन्फेक्शन ना हो। यानी प्रोफाइलेक्सिस के टूल के ऊपर हम कहते हैं ना प्रोफाइलेक्सिस, हम कोई ड्रग दे रहे हैं ताकि आपको पहले से ही बचाव के लिए जो है ना, शेल्टर के लिए जो है ना, अगर आपने कोई ड्रग लेनी है तो उस वो भी कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि हमें पहले से जो है ना कोई ड्रग दे दो ताकि उस एरिया में जाके अगर हमें मच्छर बाइट भी कर जाए, यानी स्पोरोजाइट हमारे ब्लड के अंदर आ भी जाए, लेकिन ऐसी कोई चीज़ हमने पहले से जो है ना वो जिस्म के अंदर हो जो इसको लिवर और ब्लड आदि, लिवर से पहले ही उसको ख़त्म कर दे, तो उसके अंदर क्लोरोक्विन आती है। क्लोरोक्विन जो है ना प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट के तौर पर आप ले सकते हैं। लेकिन वो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो वेल नाउन होते हैं, उनको पता होता है कि मुझे ऐसे एरिया में जाना हो तो वो चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट आपके पास ऐसे आएंगे कि आप वो कहेंगे कि मैं तो जिस एरिया में हूँ वहाँ पर तो मच्छर ही नहीं है, मुझे तो मच्छर ने काटा ही नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे फिर मलेरिया क्यों हो गया। आप कह रहे हैं कि आपको मलेरिया है, तो अगर आप उनसे पूछो कि भी आपको 2 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले कभी मलेरिया हुआ था, उन्हें कहा हाँ मैं एक ऐसे एरिया में रहता था जहाँ पर मुझे मलेरिया हुआ था, तो आप समझ जाइएगा कि उसके जो हिप्नोजॉइड्स थे वो जाग उठे हैं, वो डॉर्मिंग स्टेट में थे, स्लीपिंग स्टेट में वो जाग गए, उनके अंदर सेल डिवीजन ज़्यादा हो गई है, और वो जो है ना उन्होंने जो है ना वो वहाँ से जो है ना वो मीरोजाइट्स निकल के जो आरबीसी को हिट किया, और फिर जो है ना उन्होंने इस पेशेंट को जो है ना वो क्या कहते हैं इन्फेक्ट किया। तो ऐसी भी आपने ड्रग्स देनी है जो टिश्यू सिजिनोसाइड्स हो, यानी कि लिवर सेल के अंदर कोई ड्रग अगर काम करती है टिश्यू सिजिनोसाइड्स हो, और ब्लड सिजिनोसाइड्स हो यानी कि आरबीसी के ऊपर कोई ड्रग काम करती है, तो वो ड्रग्स भी आपने देखनी है। अभी हम ड्रग्स के बारे में आगे चल के पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये बताना चलूँ कि आपने फिर ऐसे पेशेंट को दोनों देने होते हैं ताकि उसके हिप्नोजाइट्स को भी ख़त्म करें और मीरोजाइट्स को भी हम ख़त्म कर सकें। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि मलेरिया का जो पैरासाइट है या उसके जो जरासीम है प्लाज्मोडियम, वो 4 किस्म के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वर्ल्ड वाइडली फैले हुए हैं। इसके अंदर आता है वाइवेक्स फेल्सिफॉर्म, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सिफॉर्म, प्लाज्मोडियम ओवल और प्लाज्मोडियम मलेरिया। अब ये इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है और प्लाज्मोडियम फेल्सिफॉर्म है, ये डायरेक्ट आरबीसी को हिट करता है, ये लिवर की साइड पे नहीं आता, इसका लिवर से इतना इंटरेक्शन नहीं है, वो डायरेक्ट जाएगा और आरबीसी को जो है ना हिट करेगा। इसलिए तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना क्विकली जो है ना वो पेशेंट को इन्फेक्ट करता है, और उसके जो साइन एंड सिम्टम होते हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट जाके ही आरबीसी को हिट करता है। ये दूसरे ओवल और मलेरिया फिर भी आपको थोड़ा टाइम दे सकता है, आहिस्ता आहिस्ता से आप उसको डग आउट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जो ये वाइवेक्स और फेल्सिफॉर्म जो है ना वो बहुत ही डेंजरस प्लाज्मोडियम है मलेरिया के हवाले से, ये आपको बात याद रखनी थी। इसके अलावा जो है ना अब हम ड्रग की बात करते हैं, क्योंकि हमने तकरीबन जो है ना वो समझ चुके हैं कि किस तरीके से बॉडी के अंदर जो है ना वो मलेरिया का जो इन्फेक्शन है वो एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से जो है ना वो उसका जो लाइफ साइकिल या चेन है ये किस तरीके से होता है। अब हम ड्रग की बात करते हैं, क्योंकि ये समझना इसलिए लाजमी है कि अब ड्रग जो हम देंगे तो वो कहीं ना कहीं जाकर इनके ऊपर काम करेंगे, यानी कि यहाँ काम करेंगे, कुछ ड्रग आरबीसी के ऊपर काम करेंगे, तो अब हमें ड्रग समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी मैं ड्रग के लिए पहले कुछ लिख लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ।